हेलो गाइस, मैं सोमू सर। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ना अच्छे हो तो ऊपर वाले की दुआ है कि आप सभी लोग अच्छे ही रहें। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई है और यूपीपीसीएस है, लेखपाली है, इन सब में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यही दोबारा कई बार रिपीट कराए जाते हैं। थोड़ा सा बस ये घुमा के पूछ लेते हैं। इसलिए दोस्तों हम आज को ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा आने के चांस भी हैं इस बार यूपीएसआई में। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और दोस्त लगातार बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चलो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, एक सेकेंड जी देखिएगा। पहला है 19 नंबर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, उसका नाम बताइएगा। चार ऑप्शन है। क्लोरोमाइसिटिन और दूसरा है क्लोरोक्विन, तीसरा है टेट्रासाइक्लिन और चौथा है एम्पिसिलिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप बताइएगा कि सही आंसर कौन सा होगा। तो 19 का सही आंसर दोस्तों है बी। ठीक है दोस्तों, अगला है 20 नंबर। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? यानी कि जो ये है, सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ देखिए दोस्तों, 20 नंबर जो है सवाल, यह उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में, जो उद्योग बड़े बड़े होते हैं, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? ये देखिए आपके आईएएस में पूछा जा चुका है, ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो 20 का जो सही आंसर है वो देखिए, इसमें आपके 4 ऑप्शन है। जीवाणु, जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। जिसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ये तीनों, यानी कि जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ये तीनों होते हैं। कहाँ? उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है ना, यानी कि आता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्यों? ये प्याज निष्कासित करती है, मतलब आंसू आते हैं क्यों, यानी कि प्याज क्या मतलब निष्कासित करता है, उसमें से क्या रिलीज होता है? देखो 4 ऑप्शन है। सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। इसमें से सही दोस्तों आंसर कौन सा होगा? 21 का हमारा बी एकदम राइट आंसर है, जो है सल्फेनिक अम्ल। प्याज से ये रिलीज होता है तो हमारे आंखों में क्या आता है? आंसू आने लगता है। 22 नंबर देखिएगा। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, मतलब क्या होता है? देखो यूपीपीएससी में पूछा गया है मेन में। तो जो रसेदार सब्जी बनती है, मतलब कहने मतलब कि मशरूम क्या होता है ना, कवक है या शैवाल है या हरी सब्जी है या पशु का मांस है? पशु का मांस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो आपका सही आंसर होगा इसमें से कवक। ये हमारे क्या होते हैं? कवक। जैसे आप लोग देखते होंगे गीली जगह पे, देखो हमारे घर के बाहर कहीं गीली जगह पे या उसमें लकड़ियों में देखो छोटे छोटे से फूल निकल आते हैं। तो सब चीज़ मतलब खाने वाले हर कवक नहीं होते, वो भी कवक है, लेकिन ये क्या है? कवक खाने वाले होते हैं। जो मशरूम होते हैं कवक खाने के योग्य होते हैं, और जो बाकी बहुत सारे कवक और भी होते हैं जो देखो फूल से निकल आते हैं बाहर।
चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल है, सूर्यमुखी है, रेफलेशिया है या ग्लोरी लिली है? तो इसमें का सही आंसर दोस्तों बताइएगा। इसमें से सही आंसर होगा आपका रेफलेशिया। ठीक है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीरथ नाम की औषधि प्राप्त होती है। आर्टीरथ नाम की औषधि प्राप्त होती है मलेरिया निदान में। तो इसमें से दोस्त 4 ऑप्शन है, बीजी पादप से, कवक से, जीवाणु से और कई मास से। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा ए, बीजी पादप से। ठीक है दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? यानी कि अनमैच्ड पेयर है ना, कि मतलब जोड़ा को क्या बोलते हैं? पेयर। तो पेयर हमारा कौन सा जोड़ा मतलब सही नहीं है? अमरूद देखो क्या है, सरस फल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन में है अमरूद सरस फल, आम अष्टफल, अनानास सरोसिस, सूरजमुखी संपुट। तो इसमें से दोस्तों कौन सा सही आंसर है? इसमें से तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सूरजमुखी। ये संपुट है, इसका सही जोड़ा ये नहीं बना है, बाकी ये सब क्या है, सही जोड़े बने हैं। और दोस्तों अगला 26 नंबर क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? दूध का जो होता है दही में परिवर्तित है, कि दूध से देखो रख देते खराब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? दही बन जाता है। तो दही में जो बनता है उसके मतलब जो बनता है तो किसके सहयोग से बनता है? इसमें क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से दूध से दही बन जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है, बैक्टीरिया द्वारा, विटामिन द्वारा, एंजाइम द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 26 का सही आंसर आपका होगा ए, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा, है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ये आपका यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? गेहूं है, चना है, धान है, सरसों है। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा धान। ठीक है दोस्तों, धान आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? एजोला है, नीलहरी शैवाल है, अल्फा है, नाइट्रोलिन है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि दूसरा तथा चौथा सही है, या पहला दूसरा चौथा सारे सही हैं, या 2 3 4 सही हैं, या 1 2 3 सही हैं। तो इसमें से आपको सही बताना है। तो 28 का सही नंबर हो जाएगा डी, 1 2 3, यानी कि तीन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? इसमें से जैविक उर्वरक कौन सा है? यूरिया लिखा है, 2,4-D लिखा है, ये प्रोडक्ट का नाम है 2,4। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, एजोला है। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो 29 का डी नंबर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, एजोला। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार भी इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का और आयोडीन का। इसमें से दोस्तों सही कौन सा होगा? 30 का सही आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि आयोडीन की। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर है,
ईस्ट और मशरूम है। तो ईस्ट और मशरूम क्या है? शैवाल हैं, नग्नबीजी हैं, या फफूंद हैं, फंजाई, या गांठदार जड़ें हैं। मतलब मशरूम और ईस्ट क्या है? तो 31 का आपका सही नंबर सही हो जाएगा फफूंद। ये क्या है? फफूंद है के हिसाब से। अगला देखते हैं दोस्तों 32 नंबर। सूक्ष्म बीजाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है मतलब खाली आंख द्वारा, मतलब नग्न आंखों द्वारा, या कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। ये दूरबीन है दोस्तों, गलत लिखा है यहाँ पे, दूरबीन द्वारा है, या हैंड लेंस द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन द्वारा। ठीक दोस्तों, तो इसमें आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा बी, कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। आपका दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है। कथन है पहला ए फिर आर। तो कुछ बीजाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, इन बीजाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। यूपीपीएससी में पूछा गया 2000 में। तो इसमें कथन कौन सा सही? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, बी है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर गलत है। ठीक है, इसमें 33वां का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, कि ए सही है परंतु आर गलत है। देखो कैसे कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। और आर क्या है? इन बीजाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है। हरित लवक इसमें नहीं कहलाता है। जो जीवाणु हरे होते हैं वो हरित लवक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हरित लवक किसमें पाया जाता है? हरे पौधों में पाया जाता है हरित लवक। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु और डायटम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, डी देखिएगा, डायटम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? ये देखो एसएससी में पूछा गया है। सॉरी दोस्तों, 35 का किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है? मतलब फल का विकास पुष्पों के क्रम में होता है। जिस प्रकार से पुष्प का क्रम होगा उस प्रकार से फल भी आएंगे। वो कौन सा है? सेब है, अमरूद है, अनानास है, अंगूर है। बताइएगा दोस्तों में कौन सा सही होगा? 35 का हमारा सही होगा अनानास। 36 नंबर देखिएगा। किस फल में असली मतलब ट्रू तथा नकली फॉल्स फलों में गुण सम्मिलित हैं? किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं? केला, आम, बादाम, काजू। तो 36 का दोस्तों सही जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, काजू में। ठीक है दोस्तों, आपके दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही मेहनत से पढ़ाता हूँ। आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, हमने इतने कराए हैं, इसमें से कम 5-6 तो आएंगे ही आएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। अमरबेल कसकुटा है। अमरबेल तो आंशिक तथा परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी। ठीक है, तो 37 का सही आंसर आपका हो जाएगा बी, पूर्ण तना परजीवी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है। मतलब किसी पौधे का खाद्य जो खाने का है चालन ऊतक है। तो किसमें होगा? जाइलम, फ्लोएम,
पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 38 का बी, ये वाला 38 का आपका बी, प्लोएम। अब देखिएगा 39 नंबर। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। सॉरी दोस्तों, 39 है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे का कौन सा भाग जो है, कहने का मतलब यह है कि पौधे का कौन सा भाग है जो केसर जो होता है वो मतलब होता है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया, मतलब पौधा कौन सा भाग है जिसको हम केसर कहते हैं। देखो, बाह्यदल, पुंकेसर, पंखुड़ी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। तो 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जो है पुंकेसर। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न से किस मतलब कैसे पहुंचती है? उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, मतलब आंधी होगा दोस्तों, आंधी का नाश, सभी पत्तियों का नाश, उसकी आधी शाखाओं का नाश, आंधी नहीं सॉरी आधी होगा, मतलब आधी पत्तियां है ना, और उसकी छाल का नाश, कि उनका छाल का नाश कर दिया जाए, कि उसकी शाखाओं का नाश कर दिया जाए, कि पत्तियों को नाश कर दिया जाए, आधी पत्तियों का नाश कर दिया जाए, तब पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो इसमें से दोस्तों 40 का आपका कौन सा सही आंसर होगा, गेस कीजिएगा। यह है उसकी छाल का नाश। देखो, पत्तियों को कर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो आप उसकी छाल को काट देंगे, छाल को अगर उस पे से काट दें तो जरूर वो पेड़ खराब जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखो आपका है, नंबर आपका है क्वेश्चन, पौधों में रस अपोहण यानी कि चढ़ाव बोलते हैं इसको, अपोहण को, किसके द्वारा होता है? पौधों में रस का चढ़ाव किसके द्वारा होता है? मच्चा द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैम्बियम द्वारा, जाइलम द्वारा। उससे बताइएगा। डी का आपका सही आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा। ठीक है दोस्तों, 42 का सही आंसर आप बताइएगा। क्वेश्चन है, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? नंबर ए, वायुमंडलीय दाब, कोशिका दबाव, मूल दबाव, परासरण दबाव। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा सही होगा कि पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, परासरण दाब द्वारा। अगला क्वेश्चन 43, कुनैन को मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि वह प्राप्त होती है? आवृतबीजी पादप से, या बैक्टीरिया से, या यीस्ट से, या शैवाल से? दोस्तों आपका 43 का सही आंसर हो जाएगा आवृतबीजी पादप से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर आपका है ये, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, यानी कि वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, या इसकी ऊंचाई द्वारा, या इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। मतलब इसकी आयु की हम, वृक्षों की जो आयु हम बता देते हैं कि इतने वर्ष तक ये पेड़ चलेगा, तो उस वर्ष तक पेड़ चलेगा, लेकिन किसके द्वारा हम बताते हैं कि ये पेड़ इतने साल चलेगा? उसके भार द्वारा तो हम ज्ञात नहीं करते हैं ना, उसकी ऊंचाई द्वारा ये भी हम नहीं निर्धारित कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक को, मतलब नर युग्मक का संयोजन कहलाता है।
निषेचन होगा या अनिषेचनन होगा या त्रिसंलयन होगा, इसमें से कोई नहीं। इसमें दोस्त आपका 45 का हो जाएगा त्रिसंलयन, ये आपका सही आंसर है, यानी कि ट्रिपल फिजन। अब देखिएगा दोस्तों 46 नंबर, द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, निषेचन की क्रिया है। बताइए, दो नर युग्मकों का संयोजन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। तो दो नर युग्मकों का संयोजन या अंडकोशा एवं दो नर युग्मकों का संयोजन या एक नर युग्मक का अंडकोशा से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक के संयोजन। या चौथा, नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। तो आपका देखो, तो नर से भी नहीं होता कि दो नर खड़े हो जाए, उससे कुछ होता। अंडकोशा एवं दो नर यानी कि दो नर हो, अंडकोशा उसमें कहाँ हो जाएगा। फिर है एक नर युग्मक का अंड तथा अंडकोशा से तथा दूसरे के द्वितीय केंद्रक के संयोजन से, यानी कि 46 का बी नंबर आपका एकदम करेक्ट है। सी 46 का सी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही, और ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। अच्छा 47 का देखिएगा, हाइड्रोफाइट कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सभी एकदम मोस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिएगा, सब पूछे ही जा चुके हैं, ये थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में से मिलने वाले हैं, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। देखिए यूपीपीसीएस, एसएससी और यूपीपीसीएस, ये सब आपको करा रहे हैं। और आरओ में भी पूछे जाते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आईएएस में भी पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक समुद्री जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधी रोग को, एक जड़ रहित पौधे को। इसमें 47 का आपका सही आंसर कौन सा होगा, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, जो बोल रहा है कि दोस्त ना पढ़ाओ, लेकिन हम पढ़ाएंगे। 48 नंबर है, देखिए जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों की आवश्यकता होती है। जल की अधिकतम मात्रा मतलब किसकी पौधों की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा पौधा जिसकी जल की अधिक आवश्यकता होती है, वह उसे अवशोषित निम्न के माध्यम से करते हैं। मतलब ऐसा कौन सा पौधा जिसकी अधिकतम मात्रा मतलब क्या जल लेने की होती है और अवशोषण निम्न माध्यम से करता है। देखो यूपीपीसीएस में पूछा गया है मेन में, देखो भूरी जोन से, बढ़त बिंदु से और दीर्घीकरण जोन से और जड़ों के बालों से। तो जल की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ से आवश्यक होता है, तो ये आपका हो जाएगा जड़ों के बालों से। जड़ों में देखो, जड़ उखाड़ो तो उसमें छोटे छोटे से बाल से निकले होते हैं जड़ों में। जो एक मेन जड़ होगी, रूट, जैसे मान लो ये मेन जड़ें हैं, ये पेड़ की ये जड़ें हैं, किसी चीज़ की पेड़ की जड़ें निकाल लो, जैसे आलू की हो गई या किसी चीज़ की, उसमें छोटे छोटे से ऐसे बाल लगे होते हैं ऐसे, और फिर इन बालों में भी ऐसे ऐसे बाल लगे होते हैं। इन बालों से क्या होता है, ये ऐसे ऐसे निकले होते हैं, छोटे छोटे रोए से ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ये होते हैं ना जड़ों में। देखा होगा आप लोगों ने। ये है 49 नंबर, सॉरी इसका भी आंसर हमने हाँ बता दिया, डी आंसर होगा इसका 48 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 49 नंबर, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। मतलब एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। ठीक है, किसके लिए निर्भर होते हैं, जैसे हम लोग किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, मतलब किसी के ऊपर कहते हैं अरे हमारा फ्रेंड है, हम उसी के सारे हर काम करते हैं, तो उस पर क्यों निर्भर है, क्योंकि हमें पैसा देता होगा या किसी और चीज़ के लिए उस पर निर्भर है। अब आप समझ गए होंगे आगे। इसी टाइप से क्वेश्चन भी देखिए, भोजन के लिए
या यांत्रिक अवलंब के लिए, या छाया के लिए, या जल के लिए। ये दोस्तों किसके लिए होता है? एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। किस लिए? भोजन के लिए, या यांत्रिक अवलंबन के लिए, या छाया के लिए, या जल के लिए। दोस्तों हम लोग किसी पर निर्भर होते हैं, कहते हैं अरे हमें यार उसके साथ जाना है यार, हमको उस काम है फलाना ढंगा का, हम उसको अपने साथ में ले जाएंगे, उसको काम है। तो क्या कभी रुपये देता होगा या कुछ और चीज़ देता होगा, किताबें वगैरह दे सकता है पढ़ने के लिए, उस मतलब क्या उसका सहारा है। तो उसके किस लिए हम रहते, मतलब उसके साथ रहते हैं। इसी टाइप से या दोस्त हमारा और भी कोई काम आ सकता है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसी टाइप से ये जो एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं? छाया के लिए, क्यों उनको छाया मिलती है इसीलिए वो उनके नीचे बैठे रहते हैं, उन्हें उनका साया लेते हैं ना, छाया के लिए। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों के पर निर्भर रहते हैं, किस लिए? क्योंकि छाया के लिए। ठीक है, 49 नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। तो दोस्तों 50 नंबर क्या है? 50 नंबर देखिए, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्यों? जो मरुस्थलीय पौधे हैं मतलब क्या होती है, इनकी जड़ें लंबी होती हैं जो गीले स्थानों पर पाई जाती हैं। नंबर 1, भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है। बी क्या है? जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। सी क्या है? भूमि में पानी नहीं होता अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिसमें वह लंबी हो जाती हैं। डी क्या है? जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो दोस्तों देखो भूमि का उच्च नंबर ए, देखो भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सी नंबर क्या है? भूमि में पानी नहीं होता है। अरे जड़ों में, भूमि में पानी तो थोड़ा बहुत होता ही है, जिसे सोखते तो पेड़ पानी तो सोखते ही है ना। डी क्या है? जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। तो सूर्य की गर्मी के विपरीत मतलब मान लो सूरज पूरब से निकला तो पश्चिम की तरफ जड़ें भाग जाएंगी क्या, है ना। पश्चिम की ओर जड़ें भाग नहीं जाएंगी, क्योंकि सूरज यहाँ उग रहा है तो पता लगे उसकी जड़ें पश्चिम की ओर भागती चली जाए, तो पेड़ तो पता लगा 1 किलोमीटर इधर लगा तो उसकी जड़ एक मिले जाके मुंबई में, ऐसा थोड़ी ना होता। तो एक देखिएगा। इसका दूसरा क्या है? ये सही होगा, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, यानी कि पानी की तलाश में। ठीक है। मरुस्थलीय मतलब जो जलीय अवस्था होती है, यहाँ पे पौधे जो पानी में पौधे लगते हैं, समझ गए होंगे। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें जो है पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। पानी की लेते लेते क्या होती है, बहुत लंबी होती है। देखे होंगे आप लोग कि जो पानी में पाए जाते हैं पेड़ पौधे, तो दूर से चमकने लगता है कि उसकी जड़ें बहुत लंबी लंबी सी बिखरी हुई हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन हमने 19 से स्टार्ट ही किया था। आगे के क्वेश्चन हमने अगले वीडियो में कराए हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं साइंस के, जो हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास कि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ये आप हमारे साथ बने हुए थे ज्ञान की पाठशाला में। अब फिर हम ज्ञान की पाठशाला में अगले वीडियो में मिलेंगे आपको दोस्तों। थैंक यू।